हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं एक एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं क्यों म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड्स क्यों लेने चाहिए, किससे लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए और क्या एक होराइजन रखना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और कैसे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एक रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो, रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हो, वेकेशन प्लान कर सकते हो, कार अगर आप अच्छी प्लान कर सकते हो, और कैसे प्लानिंग की जा सकती है ताकि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है हमारी लाइफ में वो एक सर्टेन टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वो ना रहे, कम हो जाए। ये एक ऐसी प्लानिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपको ये चीज़ पता होगा कि 95% प्रॉब्लम जो लाइफ में होती है वो एक होती है यही कि पैसे के अभाव के कारण, राइट। पैसा जिस क्वांटिटी में या जितना हमको चाहिए होता है उतना है नहीं, और जो गोल्स हैं, जो डिजायर्स हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तो उस वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो एक सर्टेन एज के बाद भी अगर आपको परेशानी देखते हो आफ्टर 50, एक सर्टेन टाइम, जो स्टार्टिंग 15-20 ईयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल भी होते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में, बट एक सर्टेन टाइम के बाद लाइक 40, 45, 50, 55, 60 के अराउंड भी अगर आपको यही सेम परेशानी से जूझना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। बट अगर उससे बचना है और आप चाहते हो कि एक फाइनेंशियल प्लानर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी लाइफ में हो और एक फाइनेंशियल प्रॉपर प्लानिंग आपको बता दे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ तक एक अच्छे गोल की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे एक सर्टेन रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास एक 1 CR, 1.5 CR या 2 CR कैपिटल, ये बहुत ही आसान है। मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके पास एट द एज ऑफ 60 या एट द एज ऑफ 50 के अराउंड या उसके आसपास भी अगर आपके पास 1 से 2 करोड़ का कैपिटल, जो कि बहुत आसान है। बट अगर उससे हम और एक्सेल करना चाहते हैं, हम 4 से 5 करोड़ का एक कैपिटल या कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास पेंशन आए, लाइक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के आसपास की आपकी एक पेंशन आए, है ना, एक तरह से पेंशन के तौर पे आप उसको देखना चाहते हो, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या अगर आप करंटली आपकी इनकम 50,000 है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपकी इनकम 1 CR, 1 लाख है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, आपकी इनकम 1.5 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एक सर्टेन टाइम के बाद यही आपका अमाउंट, ये जो आप पर मंथ आपका एक इनकम है, इस इनकम को आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स आप वापस एज अ पेंशन, इतना तो आपकी एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए होता है। लाइक अगर आपकी जो खर्चे हैं, अभी करंटली एक ऐसी सिटी में रहते हुए 30,000, 40,000, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये अगर आपके खर्चे हैं, तो आने वाले 15 साल, 20 साल बाद वो जो खर्चे, क्या अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस तो नहीं होगा, कोई स्ट्रेस तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इससे रिगार्डिंग मैंने ये चीज़ ये वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो जुड़े रहें, बने रहें इस वीडियो में। तो मान लीजिए अगर आपकी करंट सैलरी 1 लाख के आसपास है और आप चाहते हो 15 साल बाद, 15 ईयर्स के बाद, अगर आप चाहते हो यहाँ पे रिटायरमेंट की प्लानिंग करना है, सोचते हो कि मैं रिटायरमेंट का प्लानिंग, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल काम छोड़ दिया, एक तरह से एक लाइक काम जिस स्ट्रेस से या फिर जिस इंटेंसिटी से आप कर रहे थे, या फिर आप वो काम कर रहे थे जहां आपको करने का मन भी नहीं था या फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं था, और फिर भी आप उसको कर रहे हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, राइट। और अगर आप चाहते हो कुछ करियर स्विच करना या जॉब या इन्वेस्ट अपना अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना या फिर कुछ भी स्टार्ट करना, पर उसके लिए कैपिटल आपको चाहिए होगा उस पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के आसपास, और जब आपको वो चाहिए होगा तो वो उसकी प्लानिंग कैसे करोगे, राइट। मेजोरिटी ऑफ पीपल जो मार्केट में इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग जो एक ट्रेडिशनल वे के तौर पे जाने की कोशिश करते हैं, जो कि एफडीज होती है, एफडी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ सेफ्टी उनको दिखाई देती है, जो कि किसी भी तरीके से गलत नहीं है। हाँ, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू, सबका एक आइडिया होता है, तो अपने विचारधारा के हिसाब से उनको लगता है कि यही सबसे अच्छी तरीका है। कई लोग रियल एस्टेट में जाना पसंद करते हैं, जो कि एक सही भी है और बेनिफिशियल भी है। तो रियल एस्टेट में कई बार ऐसा भी होता है कि 2 साल, 3 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी के प्राइस डबल भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। एक साइकिल होता है रियल एस्टेट में, हमेशा एक साइकिल की तरह चलता है। 2008 से 2013 के बीच में जिन लोगों ने रियल एस्टेट परचेज किया, उनको पता है कि रियल एस्टेट क्या है, राइट। पर अभी अगर हम 2020 से अब तक की जर्नी देखें, 2024 तक 4 से 5 साल देखें, तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा अप्रिसिएशन हुआ है रियल एस्टेट में। जी, क्या हमेशा ये कंटिन्यू करेगा, क्या हमेशा ये कंटिन्यू होगा, ये जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको कैसे काम करेंगे, कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, है ना, म्यूचुअल फंड्स एक तरीके से आपको कैसे एक कॉर्पस क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट। और पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड जब आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हो तो आपका अमाउंट कैसे जाता है, कहाँ जाता है, किस जगह इन्वेस्ट होता है और कैसे वो आगे बढ़ता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आपको, जिस बनी रहिए।
यस। तो ये आप देख सकते हो, निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने खोल रखा है। निफ्टी का चार्ट आप सब देख सकते हो। और निफ्टी एक तरह से जो है वो इंडिया का इंडेक्स है। एक तरह से निफ्टी एक निफ्टी जो है एक बैरोमीटर है हमारी इकोनॉमी का, इंडेक्स है। मुझे बताता है ये कि यहाँ पर लाइक अभी प्राइस क्या चल रहा है, अभी इकोनॉमी के क्या हाल चल रहे हैं, या फिर एक तरह से एक ब्रॉडर वे में हम देखें, यहाँ पर तो ट्रेडिंग भी होती है, यहाँ पर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग भी होती है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। राइट, तो इसके इसके ही रिगार्डिंग, इसके ही थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैं आपको ज़्यादा रिटर्न्स, मतलब हम यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देख सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम लंबे टाइम का भी देखें, सेंसस का भी मैं चार्ट दिखाऊंगा, तो उसमें भी आप समझ पाएंगे कि कैसे इस चीज़ को हम देख पाएंगे। राइट, तो ये है निफ्टी। और निफ्टी के अंदर 50 टॉप 50 कंपनीज होती है इंडिया की, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है। उसमें आईटी कंपनी आ जाएगी, फार्मा कंपनी आ जाएगी, सीमेंट कंपनीज आ जाएगी, कंजप्शन कंपनीज आ जाती है, जो बेसिक एमिनिटीज वाली कंपनीज, वो सारी कंपनीज आ जाती है जिनका मार्केट के शेयर बहुत बड़ा है। राइट, रिलायंस, टीसीएस वगैरह सब प्राइवेट कंपनीज। तो अगर हम देखें 1991 के आसपास एनएससी स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट हुआ निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक लार्ज कैप कंपनीज का एक ग्रुप बना हुआ है। ऐसे ही मिड कैप कंपनीज भी है, जो 100 मिड कैप कंपनीज होती है। लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, वो कंपनीज जो होती है जिनका अगर मैं ब्रॉडर वे में समझाऊं, तो जिनका मार्केट शेयर 10 बिलियन जो डॉलर है उससे ज़्यादा होता है। right, जिनका मार्केट शेयर 10 बिलियन डॉलर के अबव में होता है, उनको हम लार्ज कैप में काउंट करते हैं। राइट, इनको हम लार्ज कैप में काउंट करते हैं। तो ये एक तरीके से एक मार्केट शेयर वाइज के अकॉर्डिंगली मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। जिनका मार्केट शेयर 2 to 10 के बीच में होता है, उनको हम यहाँ पे काउंट करते हैं मिड कैप्स में। राइट, उनको हम काउंट करते हैं यहाँ पर मिड कैप्स में। राइट, जो कंपनी होती है मिड कैप्स में। कुछ कंपनीज होती है जो 2 बिलियन डॉलर्स के नीचे, 2 बिलियन डॉलर के नीचे रहती है। राइट, इंडिया की हम को देखें हम, तो यहाँ पे आईएनआर में हम काउंट कर सकते हैं। तो जिनकी जो एक तरीके से, हाँ, जिनकी ओवरऑल मार्केट कैप 2 बिलियन डॉलर से नीचे होता है, तो उनको हम स्मॉल स्मॉल कैप में काउंट करते हैं यहाँ पर। तो ये आप समझने की कोशिश करो कि ऐसे कई सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जाता है, और जो म्यूचुअल फंड का नाम जैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर उतना ही अमाउंट डाला जाता है। राइट, एमसी का ऐसा लाइक म्यूचुअल फंड जो जो कंट्रोल करती रेगुलेटरी है, वो रेगुलेटरी का ये है कि जहाँ पर जितना अमाउंट बताया गया उससे ज़्यादा अमाउंट हम नहीं कर सकते। तो बहुत तरीके से सेफ और सेफर इन्वेस्टमेंट है, और लंबे टाइम के लिए जब हम इनको करते हैं तो इनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। देखिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1992 के आसपास एक अच्छा खासा हर्षद मेहता का बुल स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडेक्स जो था 100 to 100 के आसपास जो था, तो वो 1200 तक पहुंच गया। अब जिन लोगों ने 1991 के आसपास इन्वेस्टमेंट करा है और यहाँ तक देखा, तो उनको बहुत अच्छे रिटर्न दिखाई दिए। क्योंकि मैं अभी करंट के सिनारियो, करंट परिप्रेक्ष्य में या पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैं समझाऊं, तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगेगा। राइट, तो ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि इतना मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, ऐसे ऐसे रिटर्न्स नहीं होते हैं ना। एक साइकिल होते हैं, हर मार्केट में एक साइकिल होता है कि अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, तो अभी इस टाइम पे मार्केट में पैसा डालना चाहिए। राइट, पर इक्विटी की हम जब बात करते हैं, इक्विटी में जब बात करें, तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया की पोजिशनिंग, हम वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और पॉपुलेशन वाइज, जियो पोलिटिकल वाइज, मेन पावर वाइज अगर हम देखें, तो हम डेफिनेटली डेफिनेटली पूरी शॉर्ट के साथ हम आने वाले 20 साल के अंदर तो बहुत अच्छे खासे लेवल पर पहुंचने वाले हैं। यानी हो सकता है कि हम चाइना के आसपास पहुंच जाए, जो कि एक डबल डिजिट की इकोनॉमी है। हम अभी सिंगल डिजिट की इकोनॉमी है ना। और यूएस तो और भी बहुत आगे है। तो जब हम ऐसे ग्रोथ की और ऐसे कंजप्शन स्टोरी की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा मार्केट वहां पर रिफ्लेक्ट करने वाला है, यानी पैसा इंडिया में बनने वाला है। जब इंडिया में पैसा बनने वाला है, तो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी जो आपने लोगे, वो भी बनने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर 1991 के बाद अच्छा खासा रिकवरी आई, उसके बाद फिर से फॉल भी आया, जब वो स्कैम जो पता लगा लोग, तो मार्केट को पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा स्कैम चल रहा है, तो एक वो करेक्शन भी आता है। जब मार्केट में कोई पैनिक होता है, तो फटाफट लोग पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं, मार्केट गिरने लगा। देन उसके बाद फिर से हम देखें, तो यहाँ पे मार्केट में रिकवरी आती है, रिकवरी आने के बाद मार्केट फिर से एक रिकवरी देना स्टार्ट करता है, जो कि एक तरह से साइकिल होता है, मार्केट का एक साइकिल होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, हर तरह से मोमेंटम चलता है। 1994 से लेकर 1999 के बीच में अब 5 साल आप देखिए। अब अगर आपने यहाँ पे 5 साल की बात करें, 5 साल में कोई रिटर्न वगैरह नहीं मिले। राइट, किसी ने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो कोई खास रिटर्न बने ही नहीं। राइट, तो हम हमेशा जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह कराते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना जरूरी है कि हम हमारा जो गोल है 5 से 7 साल से ज्यादा का ही हो। 10 साल का अगर गोल है और जो ज्यादा का है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पैसा बनाने वाले हो, और बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हो। लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ आने वाले टाइम पर। तो उसके बाद हम देखें 1991। राइट, 1991 के बाद हम देखें 1990, सॉरी 1999, और उसके बाद हम देखें 2000 के बाद, है ना। तो यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी है। उसके बाद फिर से हम देखें, तो 2000 से लेकर वापस यहाँ फॉल हुआ। रीजन क्या था?
इकोनॉमी यूएस में जो था वो एक तरह से आईटी बबल बस्ट हुआ था, आईटी बबल बस्ट हुआ तो निफ्टी में सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, बट नेस्डेक का अगर मैं चार्ट दिखाऊं जो कि यूएस का इंडेक्स है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बड़ा फॉल हुआ और बहुत समय लगा उसको रिकवर होने में। पर यहाँ पे सिर्फ आईटी नहीं होती, सारी टाइप के सेक्टर्स होते हैं, सारे स्टॉक होते हैं, तो एक तरीके से काफी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हमने देखा। 2003 के आसपास, 2004 के आसपास यूपीए की गवर्नमेंट बनी, और 2003 में के टाइम पे प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं एक्स, और वित्त मंत्री थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा खासा कुछ स्टेप्स लिए, और उसके साथ साथ 1991 के रिफॉर्म्स भी उन्होंने ही करे थे। तो इसकी वजह से हम लोगों को एक्सपेक्ट था कि कुछ अच्छा होने वाला है इकोनॉमी के साथ, तो यहाँ पे रिकवरी आना स्टार्ट हुआ 2004 में। आप देख सकते हो एक 2004 से लेकर 2007 तक ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छा बुल रन चला, राइट, मदर ऑफ ऑल बुल रन कहा जाता है जिसे, है ना। ऑलमोस्ट इंडेक्स देखो तो 1000 से लेकर 6000 के आसपास पहुंचेगा, मतलब लोगों ने 6 गुना पैसा कर लिया यहाँ पे 3 साल के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सीएजीआर कितना रिटर्न अच्छा रहा होगा। बट फिर उसके बाद देखा 2008, जिसमें 2008 का हम देखें फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आपको पता होगा यूएसए में एक तरह से मॉर्गेज लोन्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, वहाँ पे काफी लोगों के लोन रीपे नहीं कर पाए, बैंक्स डूब गए, और बहुत वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा टर्मोइल स्टार्ट हो गया। और जब ये स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, चेन इफेक्ट स्टार्ट हुआ, एक बैंक दूसरा बैंक तीसरा बैंक, है ना, लोन डिफॉल्ट करने लगे, लोन डिफॉल्ट करने लगे, तो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में एक स्लो डाउन सा आ गया, और पूरा 1 साल तक मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू गिरता रहा। हमारे इंडियन मार्केट में हम बात करें तो 1 साल तक एक बहुत बड़ा टाइम होता है जब मार्केट गिरा है। अच्छे अच्छे लोग जो बहुत बड़े धुरंधर होते हैं मार्केट में, वो भी एक तरह से यहाँ पे एक मतलब उनको बहुत बड़ा सेटबैक होता है। जब 2008 का प्राइस फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो 1 साल तक मार्केट जब गिरता है, मान लीजिए आप, अगर आपने यहीं यहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जब मार्केट गिरा तो आपको समझ नहीं पाया क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो ऐसे लेवल पे, ऐसे टाइम पर भी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम टाइम नहीं कर सकते मार्केट को, पर ऐसे टाइम पर क्या आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत होती है, कैसे वो आपको माइंडसेटली समझाएगा, दिखाएगा, बताएगा, और साथ साथ बिहेवियर। इन्वेस्टमेंट्स जितना नंबर्स और गेम्स में अच्छा लगता है, बट उसका उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे बिहेवियर। आपका पैसे के साथ रिलेशन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, राइट। व्हेन यू लूज योर मनी, तो आपका बिहेवियर कैसा है, जो कि आपने नेट लूज नहीं किया है, जिस वो नंबर्स में आपको दिखाई दे रहा है, राइट, बट जब आपने गेन किया तो आपको कैसा फील हो रहा है। ये बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे हम एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, आने वाली अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, और आने वाली जनरेशन के लिए, राइट। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आती है, बहुत अच्छा बुलरन भी स्टार्ट होता है, साथ साथ बुलरन नहीं तो एक तरह से नॉर्मल मार्केट स्टार्ट हुआ। उसके बाद आता है कोविड। कोविड का जिसको जिसको सबको आइडिया है ही सही। कोविड में भी देखो तो 33% के आसपास यहाँ पे फॉल नजर आया है, राइट, 333% के आसपास। तो जिन लोगों ने ऑलमोस्ट 2016 17 18 के आसपास इन्वेस्टमेंट किया, उन लोगों ने कहा कि ये क्या पाप कर दिया हमने, ये तो बहुत खराब किया, यहाँ से इससे अच्छा तो एफडी कर लिया होता, रिटर्न कम से कम मिलते ही मिलते। बट उसके बाद हम देखें तो 7,500 का जो लो बना, 10,000 से काउंट करें, 10,000 से चलते चलते अभी हमारा जो निफ्टी है ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो किस सीएजीआर से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी है, राइट। तो एक तरीके से ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में यहाँ पे पैसा बनेगा ही बनेगा, राइट। लंबे टाइम की होराइजन की जब बात करें यहाँ पर, है ना, एक लंबा टाइम जब हम ये सोच के चलते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पे ठीक है, हम लंबे टाइम तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे सेंसेक्स का स्ट्रक्चर। सेंसेक्स 991 से पहले भी, बहुत सालों पहले से स्टार्ट है, और बहुत पहले से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी चल रहे हैं। पर हम देखें तो जब से निफ्टी सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है, तब से हम देखें तो यहाँ पे कोई खास ऐसा डिक्लाइन नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या मार्केट कभी बंद हो जाएगा, मार्केट में क्या पैसा डूब जाएंगे। नहीं, ऐसा होना फंडामेंटली और लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ह्यूमैनिटी रहेगी या इंडिया रहेगा, देश रहेगा, और सब कुछ सही रहा, तो वापस पैसा, वापस लोग खड़े हो जाएंगे, इकट्ठा रहेंगे। उम्मीद, जो आशा होती है, जो होप होती है, उसके बेसिस पे हम ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेन करती है, सर्वाइव करती है, और थ्राइव करती है। तो अब हम इतनी सारी मैंने बातें बातें कर ली है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एसआईपी क्या, कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देखो, एसआईपी के लिए आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, और मैं आपको एक लिंक भी बता सकता हूँ जहाँ पर आप सीधे जाकर अपना प्रोफाइल बना सकते हो। सीधे कांटेक्ट करोगे तो आपकी मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और साथ साथ हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे, एक जूम कॉल लेंगे, प्रॉपर समझेंगे आपकी डिमांड्स, आपकी गोल्स, आपके रिस्क क्या है, इसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाना चाहिए, और किस हराइजन के साथ, और क्या आपका माइंडसेट है, कैसे आप देख रहे हैं इन सब चीजों को, उसके बारे में सब समझना जरूरी है। अब मैं आपको कन्विंस करने जा रहा हूँ क्यों आपको एसआईपी करनी चाहिए, क्या जरूरी है, क्या इतना जरूरी है, क्या इसके बिना काम क्यों बोला जा रहा है कि एसआईपी सही है, एसआईपी सही है, या फिर म्यूचुअल फंड सही है, तो वो क्यों बोला जा रहा है, और कैसे बोला जा रहा है, और क्या हम एक इस वीडियो को समझने के बाद आप डेफिनेटली जुड़ने की कोशिश करेंगे, मुझसे बात करनी करेंगे, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। चलिए मानते हैं यहाँ से, अगर आप स्टूडेंट है, आप एक जॉब करते हैं, और स्मॉल जॉब है, छोटी जॉब है, और
तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपकी इनकम है अराउंड 50,000 के आसपास, राइट, और स्टूडेंट से मान लो स्टूडेंट की कोई इनकम वगैरह नहीं होती, पर उनकी पॉकेट मनी होती है, उनकी सेविंग हो सकती है, राइट। और जितना जल्दी स्टार्ट करने में क्या फर्क है ना, ये भी हमें समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपकी उम्र है 20 की, 20 साल के आप हैं या इसके आसपास है, पैन कार्ड बन गया है, और अगर नहीं बना है तो वो आपके पेरेंट्स डेफिनेटली, आपके पेरेंट्स से आप कहकर कुछ करवा सकते हो, या फिर अगर बन चुका है तो आप डेफिनेटली खुद से भी कर सकते हो। और आपकी पॉकेट मनी है अराउंड समथिंग लाइक 2,000 3,000, अगर होती है नॉर्मली इतनी, सिटीज की बात करें, गांव की बात करें तो डेफिनेटली वो थोड़ा कम होगा। तो अगर 20 ईयर्स की आपकी एज है और आप सोच रहे हो कि यार मैं अराउंड 40 की उम्र है, या 45 की उम्र है, या 50 की उम्र है ना, और अब बात करें 50 की तो बहुत बड़ी उम्र होती है नॉर्मली, एक तरह से आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए, सब हो गए, तो एक तरीके से यहाँ पे हम देखें 30 साल हमने यहाँ पे मान लिया है ना, 30 ईयर्स का हमने टाइम देख लिया यहाँ पे, 30 ईयर्स का टाइम मैंने देख लिया। अब 30 ईयर्स के टाइम के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 500 रुपये के एसआईपी के लिए बोलूँ, 500, जो कि कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट होता है। एक अगर आप कोई अभी अगर सिटी में हो, और सिटी में कहीं भी अगर आप प्रॉपर डिनर लंच के लिए भी चले जाओ, या छोटी और कॉफी वगैरह भी पी लो, 2 लोग 4 5 लोग मिल के, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ गई है, एक्सपेंसिव हो गई है सब चीज़ें, तो डेफिनेटली यहाँ 500 700 रुपये कभी भी खर्च हो सकते हैं। एक मिनिमम नो ब्रेनर, दिमाग बिना दिमाग लगाए भी अगर आप एक अच्छी एसआईपी यहाँ पे लेते हो, हमसे जुड़ते हो, तो बहुत सारे फर्क पड़ सकते हैं। रिटर्न हम बात करें तो सेंसेक्स के रिटर्न जो है, निफ्टी की जो रिटर्न है, 12 से 15% के बीच में वेरी करते रहते हैं। ये मिनिमम मिनिमम साइड में लेके मैं चल रहा हूँ, मैक्सिमम साइड में अगर मैं लेके चलूँ और दिखाऊं अभी आपको, राइट, तो आप जरा इस पर नजर गौर फरमाइएगा कि अगर हमसे बात करें यहाँ पर, तो पिछले 5 साल के अभी करंटली हम रिटर्न देखें यहाँ पर, तो दिस वन, ये मेरा पोर्टल है, इस पोर्टल पे आप जाके सीधे रजिस्टर भी कर सकते, मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है आपको, तो जस्ट सेकंड। हाँ, तो आप देख सकते बॉटम में, अगर आप बॉटम में देखें यहाँ पर, तो ये पिछले 5 साल के रिटर्न है ना, 5 ईयर्स एवरेज रिटर्न अगर हम देखें यहाँ पे, एवरेज रिटर्न देखें, तो कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न है 22%, 27%, राइट, 23% है ना, 21%, 30%, स्मॉल कैप फंड है ये। इसके अलावा मल्टी कैप फंड है 21%, 18%, 27%, 21%, मोतिलाल लार्ज कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है निप्पॉन का, है ना। ये कुछ अच्छे फंड्स हैं जिनके फंड्स के रिटर्न बहुत ड्रास्टिकली है, राइट। ये कुछ डेट फंड्स वगैरह हैं, कुछ अदर सर्विसेज वगैरह हैं। तो यहाँ पे आप जाके सीधे गेट स्टार्टेड पे जाके जाकर सीधे सीधे अपना एक प्रॉफिट बना सकते हो, मेरी टीम आपको खुद सीधा कांटेक्ट कर लेगी। वापस मैं आता हूँ यहाँ पर, अब जो कि मैंने कहा कि यहाँ पर इतना रिटर्न एक्सपेक्टेड हो सकता है, बट अगर आप देखें तो एसआईपी की मैं बात करूंगा, तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ से 12 से 15% के हम मिनिमम साइड में इंटरेस्ट में लेकर रिटर्न मान के चल सकते हैं, है ना। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे भी हो सकते हैं, और वो कैसे अच्छा कर सकते हैं, उनको कैसे बढ़ा सकते हैं हम, कैसे 18% 20% के रिटर्न भी हम कब कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग करनी भी जरूरी है। उसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, तो 15% का हम एवरेज लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे हम 20 साल, 20 साल का भी अगर हम यहाँ पे होराइजन लेके चलते हैं, तो कंपाउंड हो रहा है आपका पैसा, यानी सीएजीआर, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज, आपने नाम सुना होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वो कैसे समझ में आना जरूरी है। वो समझ में बहुत टाइम बाद आता है, वॉरेन बफे का मानना है। वॉरेन बफे जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनके कंपाउंडिंग के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत बड़ा कैपिटल बनाया है। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। तो 20 ईयर्स में अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपका अमाउंट जो है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है ओनली 1,20,000 20 साल में। और आपका वेल्थ कितना गेन हुआ, 6,37,000 के आसपास, राइट। टोटल वेल्थ कितना हो गया, 7,57,000 के आसपास, राइट। अब 20 साल बाद इस अमाउंट की वैल्यू अगर मैं कहूँ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए, तो बहुत कम होगी, बट होगी, कुछ तो होगी। ये जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये होप रखना बहुत जरूरी है कि कुछ नहीं है, तो कुछ कुछ तो होगा, ये सोच के आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। और बहुत फर्क पड़ता है, जब 500 से मैं बताऊंगा, 1000 से बताऊंगा, 2500 से बताऊंगा, 3000 से बताऊंगा, 5000 से बताऊंगा, 15,000 से बताऊंगा, 50,000 से बताऊंगा, और बताऊंगा कि कितना ज्यादा एसआईपी अमाउंट आपको करना चाहिए। आपकी सेविंग इस बहाने भी हो जाती है, आपके इस बहाने आपका इमरजेंसी फंड भी खड़ा हो जाता है, देखिए बहुत जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। 25 साल, अगर आप इसी पैसे को 5 साल और रख लेते हो, कंपाउंडिंग का मैजिक देखना, आप कंपाउंडिंग का मैजिक शायद एक टाइम के बाद समझ में आना स्टार्ट हो, तो बहुत जरूरी है उसको समझना। सेम अगर हम 25 साल की जगह 30 साल के लिए रखते हैं इसको, तो यही पैसा जो आप 20 साल में देखें, 20 साल में देखें, नो ब्रेनर ना, 7,50,000 रुपये आपने वैसे ही कहा, 500 रुपये का एसआईपी तो करा, 500 रुपये तो जा रहा है आपके अकाउंट से, कोई बहुत बड़ा अमाउंट थोड़ी चला गया। 30 साल के लिए देखिए, 35 लाख रुपए आपके हो गए, 1,80,000 का अमाउंट है, 35 लाख रुपए हो गया, राइट। एक एक साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक साल में बहुत बड़ी चेंज हो जाती है। 29 में 30 लाख ही है, पर एक साल बाद और रख लिया तो 35 लाख के आगे, क्योंकि 15% के एनुअल इंटरेस्ट से अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैं पर्सनली कई सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो अपने एक ऐसे टाइम पर है, 60 65 प्लस 70 80 की एज में ऐसे ही होते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं, जो कि बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है। अच्छा नहीं लगता उनको पैसे से गुजरते हुए, क्योंकि सालों उनको काम करते हो गया, और उस टाइम पे उन्होंने काम किया और बहुत मेहनत से काम किया, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, बट एक सर्टेन के बाद टाइम के बाद उनके पास पैसा नहीं बचा, और वो
एक जो स्वाभिमान होता है हम इंडियंस में, एक जो आत्मसम्मान होता है कि नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो काम करने लग जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है वहां पर एक एज के तक। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई प्लानिंग आप कर पाओ कि मुझे बुढ़ापे का पूरा टेंशन ना हो, बिजनेस करते हो तो भी करना चाहिए, अगर आप जॉब करते हो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, और आपका कोई भी अदर ऐसा सोर्स है जहां से आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, एसआईपी जरूर करनी चाहिए। अब बात करता हूँ, ये तो मैंने 30 साल का रफली लेके देखा, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा, हमेशा तो स्टूडेंट रहेगा नहीं, डेफिनेटली वो अर्न करेगा करेगा, पर स्टार्ट अर्ली करने से बहुत फर्क पड़ता है, राइट। अब हम यहाँ पे लेते हैं आप 1000 रुपीज का अमाउंट, 1000 रुपए के अमाउंट से क्या फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा, राइट। 20 ईयर्स तक भी कर लेते हो, नो ब्रेनर, बिना दिमाग लगाए भी अगर 1000 रुपये आप सेव करो तो 15 लाख रुपए 20 साल में तो वैसे ही हो गए आपके, और 30 साल के लिए सोचो तो 70 लाख। उस साल, उस टाइम पे 30 साल बाद आपका इन्फ्लेशन क्या रहेगा, महंगाई क्या रहेगी, और उस टाइम पे इस पैसे की क्या वैल्यू रहेगी, ये दिमाग में सबको लोगों का आया होगा। बट आप ये सोच के देखो कि ना कि ना एक तो ना नहीं होता, नहीं होना है, और एक है होना, कुछ तो है, कुछ तो है, मतलब कुछ तो हम देख सकते हैं कि हाँ कुछ भी ये एक अमाउंट, ये चीज वो लोग भी कर सकते हैं जो अपने पोते पोती के लिए या नाता नाती के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हो, एक विल, वो लोग भी इस चीज को प्लान कर सकते हैं कि कैसे हम आने वाली प्रीवियस आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ा सा फ्यूचर सिक्योर करने में हेल्प कर सकते हैं, है ना। अब मैं फटाफट से आ जाता हूँ वापस, अगर यहाँ पे हम 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो, ठीक है, 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 20 साल में आपका अमाउंट हो जाता है 30 लाख के आसपास, और 30 साल में आपका अमाउंट हो जाता है 1 करोड़ 40 लाख के आसपास, राइट। अब 2000 के एसआईपी से कितना इफेक्ट आ सकता है, मान लीजिए आपकी उम्र है सिर्फ और सिर्फ 20 साल के आप हैं, और 20 साल से अगर 50 की एज तक पहुंचोगे, 30 साल कंप्लीट हो चुके, उस टाइम पे आपके पास अमाउंट कितना है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 1.4 सीआर के आसपास। अब इसमें से 1% का एग्जिट आप हर महीने ले सकते हो, 1% का एग्जिट आप हर महीने ले सकते हो, 1% का मतलब कितना हो गया, 1.4 लैक्स, है ना। 1,40,000 रुपए हर महीने आप निकालोगे ना, तब भी ये पैसा आपका जीरो नहीं होगा, तब भी ये पैसा आपका जीरो नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा क्लिक करने वाली, माइंड में अब क्लिक हुआ ना एकदम से, तो वो वाली बात है यहाँ पर। अब मैं आपको समझाऊंगा, आगे दिखाऊंगा भी सही कि कैसे ये चीज पॉसिबल भी है। SWP जिसे बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। एक जो चीज होती है वो होती है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कि कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जो मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के थ्रू बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे हम कर सकते हैं ये चीजें, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यही अमाउंट 5,000 कर देते हैं, जो कि एक वो लोगों का रहता है कि चलो 5,000 के एसआईपी तो कर दो यार, जब आप प्लान नहीं करते हो ना चीजों को, तो आप करते हो कि हाँ ठीक है कर दिया, कहीं भी ले लिया, किसी भी कर दिया, किसी ने बताया ऐसे ले लिया वैसे ले लिया। प्लान करना बहुत जरूरी है, अगर आपकी गोल्स हैं, प्लान से सेट कर सकते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज 50,000 के एसआईपी आप 20 साल के लिए करते हो तो 75 लाख का अमाउंट होता है, और 21 साल से अगर आप चाहो तो 75,000 रुपये हर महीने एग्जिट कर सकते हो एज अ पेंशन के तौर पे, राइट। और अगर आप इसको और 30 साल तक रखते हो तो डेफिनेटली 3 करोड़ 50 लाख के आसपास हो जाता है। पर मैं थोड़ा सोचूं तो ये देखने की कोशिश करता हूँ कि 30 साल तक कौन रखेगा, कौन रुकेगा, कहाँ तक आप देखोगे, राइट। 5,000 वाला मतलब एक तरह से सैलरीड पर्सन है वो, राइट। अब आपकी मान लीजिए मैं इनकम मान के चल रहा हूँ अराउंड 50,000 से 1 लाख के बीच में, राइट। 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर है अमाउंट, आपकी इनकम है, और आप चाहते हो यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आप 15 साल बाद रिटायरमेंट की अगर प्लानिंग करने की सोच रहे हो तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चलो समझते हैं, राइट। उस टाइम पे अमाउंट मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके नहीं देख रहा हूँ, नॉर्मली वैसे बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के बीच में हम कमा रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर हम यहाँ पे 10,000 रुपये के साइड स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हर मंथ आप 10,000 रुपये के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के अकॉर्डिंगली, और डिफरेंट डिफरेंट फंड में अगर हम यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, तो आने वाले 15 साल बाद, 15 ईयर्स का टाइम फ्रेम लेके 15% का एवरेज लेके चलते हैं, तो आपका 67 लाख रुपीज के आसपास का अमाउंट हो जाएगा, राइट। 20 ईयर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 1,51,000। 1 लाख की अगर आपकी अभी करंटली सैलरी है, तो उस केस में आने वाला, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी अगर यहाँ पे एज एसआईपी में डाल रहे हैं, आप सेविंग भी डाल रहे हो, तो 1,51,000 के आसपास, 1 लाख, सॉरी 1.5 सीआर के आसपास, 1 करोड़ 51 लाख के आसपास का अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा। अमाउंट आपका इन्वेस्ट है 24 लाख का, है ना, एप्रिसिएशन होने के बाद, इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के बाद इतना अमाउंट हो जाता है। 21 साल से आप 1.5 लाख रुपए तक का एग्जिट लेना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे हम इसको 15 साल के अंदर अंदर ही, है ना, 15 साल के अंदर अंदर ही 1 करोड़ तक के आसपास पहुंचा, और क्या उसके लिए एसआईपी का अमाउंट होना चाहिए, चलिए उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 14,000 या 15,000 के आसपास की एसआईपी करते हैं, 15,000 रुपये का हर मंथ आपका इन्वेस्टमेंट अगर होता है, तो 15 साल के अंदर अंदर 15% के सीएजीआर के अकॉर्डिंगली आप 1 करोड़ तक पहुंच जाते हो। अब क्या बात यहाँ पर ये आ गई कि चलो हो गया मेरा तो इन्वेस्टमेंट, अब मैं फ्री हो गया हूँ,
अब मैं यहाँ पे जॉब छोड़ के या कुछ और करूंगा, ऐसा नहीं। डेफिनेटली उस 15-16 साल के आसपास जब आप 1 लाख रुपए एग्जिट भी करोगे ना, तो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी अभी है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन जो 6-7% से बढ़ रहा है, उससे आपकी जो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही नहीं चाहिए, या आपको सिर्फ इतना ही करना चाहिए। हर महीने हर साल हम कैसे आपका टॉपअप करवाते हैं, हर साल में आपका टॉपअप कैसे होता है, यानी कितना आपको एसआईपी हर साल ग्रो करना चाहिए, उसमें आपकी एक्सपर्टीज, हमारी एक्सपर्टीज लगेगी, हम उसमें हेल्प करने वाले हैं आपको। कैसे हम एक अर्ली स्टेज में, अर्ली टाइम में आपको एक फाइनेंशियल सेफ्टी दे सकते हैं, यानी कि आप जैसे 15,000 का है, 1 लाख का अमाउंट है, तो आपको 15% आप सेविंग कर रहे हो, एक 15% आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर यही चीज हम 25,000 से करना स्टार्ट करते हैं, 25,000 का आपका अमाउंट होगा, तो वही आपका अमाउंट बहुत फर्क पड़ता है। 1.69 लैक्स, है ना, 1,69,70,000 के आसपास का आप एग्जिट ले सकते हो हर महीने, पूरी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम। ये चीज बहुत बड़ी बात है। राइट, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे वो होने वाला है, जो मैं बोल भी रहा हूँ आपको। ठीक है। तो लाइक 15,000 से बात करता हूँ मैं, 15,000 से बात करता हूँ मैं, ये 15,000 से बात की मैंने, 1 CR के आपका कैपिटल हो चुका है, और 16वें साल, यानी 16th ईयर के आसपास आप चाहते हो कि अब मुझे चाहिए पैसा, लाओ बताओ कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SWP कैलकुलेटर पे जाएंगे। SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पे हम जाएंगे। ये हो गया आपका 1 CR का कैपिटल। राइट, ये आपका 1 CR कैपिटल हो गया, और आप हर महीने निकाल रहे हो कितना, 1 लाख रुपए। और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15% है। वैसे तो 1% हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, पर वो अमाउंट फिर पूरी लाइफ टाइम नहीं चलेगा, है ना। मैं उसको भी बताता हूँ। तो हम 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए हर महीने निकाल रहे हैं, जैसे 99,999 रुपए हर महीने निकाल भी रहे हैं, और 1 करोड़ का आपका कैपिटल भी है, और ये आपने निकालना स्टार्ट किया, राइट, 16 साल से। राइट, अगर आपकी एज है 30 के अराउंड, और आप 45 की एज तक ये कर रहे हैं, और उसके बाद 46 में आप ये निकाल रहे हो। इन्फ्लेशन को मैं अभी इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा कि इसकी वैल्यू वैसे भी कम होने वाली है, पैसा आपका वैसे भी कम हो ही रहा है। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट फिर भी अमाउंट तो निकाल सकते हैं। अगर 1 CR कैपिटल आने वाले 15-20 साल के बाद सिर्फ 40 लाख 50 लाख रह जाती है, तो भी आप यहाँ पर एक तरीके से सेविंग हो रही है, आपका सेफ्टी हो रही है, कहीं ना कहीं आप बचा रहे हो आपका पैसा, और उसको यूज कर पा रहे हो। कैसे हम बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। अब टेन्योर आप पूरी लाइफ टाइम में देखोगे, 15 साल 20 साल आपने निकालते गए, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स करने के बाद सेफ्टी, उसके बाद भी अगर आप नेक्स्ट 30 ईयर्स के बाद भी आप पैसा निकालते रहो हर महीने, 1 लाख रुपए भी, है ना, अमाउंट तो आपका बढ़ता रहेगा वैसे भी। आप चाहो तो अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, है ना, 2 लाख 2 लाख 3 लाख भी निकाल सकते हो सर्टेन टाइम के बाद, बट पॉइंट ये यही है कि हम कम निकालें, जितना ज्यादा जरूरत है उसका और निकालें, तो भी आपके आपका पैसा हमेशा ग्रो ही करता रहेगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 1,20,000 रुपये निकाल रहे हैं, 1,20,000 रुपये हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये नेक्स्ट 20 ईयर्स के आसपास ही आपका, नेक्स्ट 30 ईयर्स के आसपास ही, या 25 ईयर्स के आसपास ही आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का कैपिटल था, आपने 1,20,000 निकाले, और वो आपका नेगेटिव पहुंच जाएगा एक तरीके से आपने। और अगर मैं इसी चीज को, है ना, आप अगर यहाँ अभी हमने देखा यहाँ पे एक चीज का 1 लाख के आसपास निकाला, तो नेक्स्ट 30 ईयर्स में आपका कैपिटल कितना हो गया टोटल मिला के, 10 CR के आसपास हो गया। पर अगर मुझे जरूरत ही नहीं है इतनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ 80,000 निकालना है पैसा, मुझे 80,000 के आसपास जरूरत पड़ेगी, और मैं अदर भी सोर्सेज है, तो उसके बेस में आपका 21 CR के आसपास हुआ है। आप सोचोगे कि ये किसके लिए छोड़ूं मैं, तो ये अगर सबसे सोचा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, है ना, किसी ने किसी छोड़ा तो हम कहीं ना कहीं पहुंच पाए, कहीं ना कहीं रह पाए, तो इसे हम आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफर या एज अ दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब बात आती है यहाँ पर एक बहुत बड़े अमाउंट की, जो कि मैं आईपी के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 1% हमेशा यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, राइट। बट अगर हम यहाँ पे प्लान करें एक बहुत बड़ा, जैसे सेकंड, हम्म अगर हम यहाँ पे फिर से प्लान करें एसआईपी के तौर पे, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे हम यहाँ पे प्लान करें, तो कितना अमाउंट हमको नेसेसिटी जरूरत तो पड़ेगी से यहाँ पे, कितना अमाउंट होना चाहिए, है ना। तो हेलो, हाँ, थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, चलो फिर से हम आ जाते हैं वहीं पर। एस आई पी हम बात कर रहे थे यहीं पर। तो अगर हम देखें, तो ये सेम अमाउंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, और अगर इसको हम 20-20 ईयर्स के ईयर के लिए रखते हैं, और एक सब्सटेंशियल अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, यानी 30,000 40,000 रुपये अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं अर्ली स्टेज में, जितना जल्दी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हमने करा है, तो इससे अच्छा आपको क्या होगा, एक तरह से सेफ्टी मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, और एक अच्छा खासा कॉर्पस आपका जल्दी से जल्दी क्रिएट हो पाएगा। राइट, जिनकी इनकम बहुत अच्छी होती है उन लोगों के लिए तो स्पेशली ये चीज़ करनी ही ज़रूरी है। 20 ईयर्स के आसपास ही अगर आपका यहाँ 4 करोड़ 54 लाख के आसपास का कैपिटल इकट्ठा हो जाता है, तो क्या बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उसके बाद आप चाहो तो बंद कर सकते हो, अर्ली स्टेज में, अर्ली टाइम में हमने कर दिया, उसके बाद बंद कर दो, छोड़ दो उसको, फिर वो अमाउंट आपका पड़ा हुआ है, ग्रो करता रहेगा, कंपाउंड करता रहेगा। तो ऐसे हम एक तरीके से यहाँ पर
SIP को प्लान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, और आप और भी ज़्यादा डिस्कशन वगैरह करना चाहते हो, तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो मुझसे, और हम उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग समझेंगे, रिस्क आपकी क्या है वो समझेंगे, जानेंगे, पूरा एक लंबे टाइम तक एक रिलेशन बिल्ड करेंगे, और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने की आपकी इस जर्नी में हेल्प कर सकेंगे। मेरा गोल है कि मैं कम से कम 10,000 से लोगों को कैटर करूं, यानी एक तरह से म्यूचुअल फंड SIP के तौर पे उन लोगों की हेल्प करूं, सर्विस दूं। और साथ साथ अगर इसमें आपका भी योगदान होगा, आप हमसे जुड़ेंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। इसमें मेरी पूरी पूरी मदद, कोशिश रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप प्लीज़ शेयर भी करें अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, कजन्स के साथ, लोगों के साथ जो आपके यार दोस्त हैं उनके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे।